नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं गोंडवाना रियासत के बारे में। गोंडवाना रियासत की सीरीज़ का यह वाला हमारा 4th लेक्चर है। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो गाइज़, अगर आप यही वाला वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप जो है इस पे पकड़ बनाना चाहते हैं अपनी टॉपिक पर, तो आई थिंक आपको सीक्वेंस में वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपका बेस जो है मजबूत बनेगा। गोंडवाना रियासत क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है मध्य प्रदेश पीएससी का जो सिलेबस है, अगर हम प्री की बात करें तो प्री की यूनिट फर्स्ट में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश टॉपिक दे रखा है, जिसके अंतर्गत हमें गोंडवाना रियासत पढ़ना ही है। देन उसके बाद अगर हम एमपीपीएससी मेंस की बात करें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फर्स्ट पेपर है उसकी यूनिट 5 में विभिन्न देशी रियासतें दे रखी है, जिसमें भी गोंडवाना रियासत है। तो हमें दोनों ही जो एग्ज़ाम के लेवल होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ना ही है। इसके अलावा हम बात करें गोंडवाना रियासत के जो प्रमुख शासक वर्ग रहे हैं मध्य प्रदेश या भारत में, उन्होंने जो है अपना गौरवशाली इतिहास लिखा है। तो इस दृष्टिकोण से भी वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए चलिए हम गोंडवाना रियासत के बारे में बात करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गोंडवाना रियासत में जो भी है उनके भौगोलिक विस्तार, जानकारी के स्रोत, गोंडों का शारीरिक गठन, गोंड वंश की स्थापना से पूर्व की पृष्ठभूमि को हम वीडियो 1 में अपलोड कर चुके हैं। अगर हम बात करें गोंड राज्य का दक्षिण भारत से संबंध, गोंडों का वर्गीकरण की, तो ये वाला जो हमारे 2 टॉपिक है इसको हम वीडियो 2 में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्रीफ में डिटेल में बताने की कोशिश की है। और हमारा जो तीसरा वीडियो है उसमें हमने गोंड वंश के शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे वीडियो में हमने गोंड वंश के कुछ सिलेक्टेड शासक वर्ग के बारे में ही हम बता पाए थे, और आज हम उसके शासन के बाद के जो शासक है मुख्य रूप से दुर्गावती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं गोंड वंश के शासक के बारे में। गोंड वंश के बारे में हम बात करें तो अंधकार युग में यादव राय ने इसकी स्थापना की थी, ये हम पढ़ चुके हैं। यादव राय के बाद जो है कई शासक आए गोंड वंश के में खरजी, गोरक्षदास, सुखनदास, फिर एक और शासन आए थे अर्जुन दास। अर्जुन दास का भी अपने आप में काफ़ी महत्व था, क्योंकि इनके समय पे सिखों के जो गुरु है गुरु नानक देव जी, उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी, गढ़ा राज्य की यात्रा की थी गुरु नानक देव जी ने। और हम बता दें इस समय गोंड वंश की जो मुख्य राजधानी था वो गढ़ा क्षेत्र था, जो कि जबलपुर में पड़ता है। अर्जुन दास के बाद जो है इनके पुत्र संग्राम शाह आए थे, संग्राम सिंह भी कहते हैं या आमन दास इनका नाम था। इन्होंने अपने पिता से विद्रोह करके सत्ता हासिल करी थी और ये काफ़ी यशस्वी साबित हुए, और इन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। इन्होंने अपने ये खुद संगीत कला प्रेमी थे, इन्होंने संस्कृत में ग्रंथ रस रत्नमाला भी लिखा था। इसके बाद इनके पुत्र थे दलपति शाह, और दलपति शाह की जो विवाह हुआ था चंदेल राजकुमारी से हुआ था, जिनका नाम था दुर्गावती। तो ये जो है हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। चलिए तो आइए अब गोंड वंश के हम जो है नेक्स्ट शासन वर्ग के बारे में देखते हैं। तो हम बात करते हैं रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती की हम बात करें तो इसके पहले जो शासन वर्ग था, जो शासन संभाला था, इनके पति दलपति शाह ने संभाला था। इनके शासन के 7वें वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद 1550 में जो है रानी दुर्गावती, इनके पुत्र जो थे उनकी संरक्षक के रूप में इन्होंने शासन संभाला। इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण देव। कम उम्र के थे, इसलिए रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और 1564 तक इनका शासन रहा। चलिए तो हम रानी दुर्गावती को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके थोड़ा सा इनका सामान्य परिचय जानने की कोशिश करते हैं हम। तो रानी दुर्गावती का जो जन्म है कालिंजर दुर्ग में हुआ था, जो आज वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दिन था 5 अक्टूबर 1524 का दिन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है। 5 अक्टूबर
1524 का दिन और दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनके पेरेंट्स ने इनका नाम जो है दुर्गावती रखा था और बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप इन्होंने अपना इतिहास लिखा। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप अपना इतिहास लिखा और स्वर्ण अक्षरों में आज हम इन्हें याद करते हैं। इनके पिता की हम बात करें तो कीरतराय चंदेल, ये चंदेल राजपूत रानी थी, राजपूत राजकुमारी थी। कीरतराय चंदेल इनके पिता थे, जो उस समय चंदेल वंश के शासक थे। पति की बात करें तो दलपति शाह इनके पति थे और पति जो है गोंडवाना रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। सो इसीलिए गोंडवाने में हम जो है दुर्गावती को पढ़ रहे हैं। दलपति शाह थी और 1542 में इन्होंने इनसे प्रेम विवाह किया था। पुत्र का नाम जो था इनका वीर नारायण था और 1545 के समथिंग इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं पर कुछ अलग डेट लिखी रहती है, लेकिन हमें वो इतना मैटर नहीं करता है। वीर नारायण देव इनके जो है पुत्र का नाम था। इनकी मृत्यु जो होती है बरेला नामक स्थान पर होती है, जो कि जबलपुर में पड़ता है। ये अकबर की सेना से काफ़ी वीरतापूर्वक युद्ध करती है और अंत में शहीद हो जाती है। जिस दिन ये शहीद होती है हमें वो तारीख भी याद रखना है। तो 24 जून जो है 24 जून 1564 को ये शहीद हो जाती हैं। ठीक है, कब होती है हम आगे इसकी बात करेंगे, लेकिन आप जितना पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। 24 जून 1564 को ये वीर गति को प्राप्त होती है और वहीं पर इनकी समाधि बना रखी है और इस दिन बलिदान दिवस के रूप में हम मध्य प्रदेश के लोग इसको मनाते भी हैं। अगर हम बात करें आगे तो दलपति शाह की जब 1550 में असमय मृत्यु हो जाती है तो रानी दुर्गावती ही शासन को संभालती है और रानी अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि उस समय काफ़ी आक्रमण होते रहते हैं। अगर हम आपको इनका एक रानी दुर्गावती मान लीजिए गोंडवाना क्षेत्र है और गोंडवाना क्षेत्र की ये जो है रानी है शासिका है। इनके आसपास की हम स्थिति देख लेते हैं कि किस प्रकार से पड़ोसी राज्य इनके आसपास थे। तो इनके उत्तर पूर्व में इधर की साइड बघेल वंशी शासक रामचंद्र का शासन था। वही रामचंद्र जिनके दरबार में जो है तानसेन रहते थे। तो रामचंद्र का जो है इनका शासन था। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व इस साइड पे लगभग हेहई वंशीय कलचुरियों का शासन था। हेहई वंशी कलचुरियों का शासन था, जबकि दक्षिण पश्चिम में चांदा राज्य में कर्णशाह का जो है शासन था। ठीक है, कर्णशाह का शासन था। और हमें पता है इस समय जो है मुगलों की भी जो है आ चुके थे, भारत में प्रवेश कर चुके थे और रानी दुर्गावती जो है अकबर की समकालीन रही हैं। तो अब इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रानी एक महत्वपूर्ण कदम उठाती है और ये अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से ले जाती है चौरागढ़ में। चौरागढ़ पड़ता है नरसिंहपुर जिले में, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अब दोस्तों, जब राजधानी परिवर्तन होता है तो हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना कि किसके समय पर क्या राजधानी रही थी। तो हम आपको एक बार और बताना चाहेंगे। तो हमें पता है कि हमने आपको जो शासन वर्ग है इसको आपको याद रखना है। तो यादव राय से लेकर दलपति शाह, या हम दलपति शाह नहीं कहना चाहिए, हमें इनके जो पिता थे संग्राम शाह, इनके समय तक जो राजधानी थी 2 मिनट थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो जो यादव राय थे, यादव राय से लेकर संग्राम शाह तक जो राजधानी थी वो थी गढ़ा, जो कि पड़ती थी जबलपुर में। और इनके बाद इनके जो पुत्र आते हैं दलपति शाह, ये अपनी राजधानी को ले जाते हैं सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ पड़ता है दतिया में। और ये हाल ही में जो पिछले साल है भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्र को इसको समर्पित भी किया था, सिंगौरगढ़ किले को। तो इन्होंने राजधानी बनाई थी। और जब इनकी पत्नी दुर्गावती आती है तो दुर्गावती अपनी राजधानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर कहाँ ले जाती है? चौरागढ़ पर। और चौरागढ़ पर ये अपनी जो है क्या ले जाती है? अपनी राजधानी ले जाती है, आपको ध्यान रखना है। और ये 1664 तक चौरागढ़ जो है गढ़ा राज्य की राजधानी रहता है। इसके बाद जो इनके शासक आते हैं बाद में हृदय शाह, वो फिर राजधानी को रामनगर शिफ्ट करते हैं। अर्थात स्पेशल 4 राजधानी ही रही है गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत। क्योंकि हाल ही में जब MPPSC प्री का पेपर हुआ था, ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है।
जब MPPSC का पेपर हुआ था अभी, कौन सा वाला, प्री का 2020 का, तब क्वेश्चन पूछा था, हालांकि वो बघेलखंड से, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? वीर सिंह बघेल की बात चल रही है। हालांकि उन्होंने तो ये भी नहीं बोला था कि बघेल है कि बुंदेल है, क्योंकि वीर सिंह करके एक कैरेक्टर बुंदेलखंड में भी होते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, तो इनके समय जो राजधानी थी वो गहौरा थी, जो इसका सही उत्तर था, जो कि सतना जिले में पड़ता है। अब बात हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब गहौरा इनकी हमेशा राजधानी नहीं रही थी। इसके बाद के जो शासक आए थे उन्होंने अपनी राजधानी को बांधवगढ़ शिफ्ट कर दिया, जिसमें रामचंद्र थे। फिर बाद में उनके जो शासक आए विक्रमादित्य, उन्होंने बांधवगढ़ से रीवा अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। तो हमें राजधानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको बताया कि गोंडवाना अपना गोंडवाना रियासत जो है, इसमें 4 राजधानियां रही हैं, और किस किस शासक वर्ग ने कहाँ कहाँ राजधानियों को ले गए हैं, आपको ये याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। 1556, अब रानी जब अपना शासन व्यवस्था संभाल रही है, तो 1556 में सुजात खान के पुत्र व मालवा के शासक जो होते हैं बाज बहादुर ने गड़ा राज्य पर अटैक कर दिया। हालांकि वो असफल रहे, उन्होंने 2 बार अटैक किया, लेकिन रानी ने उन्हें धूल चटा दी। और ये वही बाज बहादुर है, रानी रूपमती वाले, जो कि मांडू के नाम पर फेमस है। तो इन्होंने जो है अटैक किया था यहाँ पर 1556 में, लेकिन असफल रहे। अब यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है, हम आपको बताना चाहेंगे कि रानी दुर्गावती के टाइम पर गुसाई विट्ठलनाथ का आगमन भी हुआ था। जो गुसाई विट्ठलनाथ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता पूछ लिया जाए कि ये बताइए किस कालखंड की घटना है, किस शासन वर्ग की घटना है। जैसे हमने आपको बताया कि गुरु नानक देव जो है गोंडवाना रियासत के अर्जुन दास के समय पर आए थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुसाई विट्ठलनाथ जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते थे, और रानी दुर्गावती के शासनकाल में गढ़ा आए थे, और रानी दुर्गावती ने इन्हें 108 गांव दान भी दिए थे। और इसका जो विवरण है कुछ ग्रंथों में मिलता है, जिसमें है 252 वैष्णव की वार्ता और भाव सिंधु, जो 2 ग्रंथ हैं, इसमें इस घटना का अच्छे से विवरण दे रखा है। चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था, जो शायद हम यहाँ पर लिखना छूट गया हमसे, स्लाइड में नहीं आ पाया, तो आपको याद रखना है गोसाई विट्ठलनाथ, इसको भूलिएगा नहीं, गोसाई। चलिए, तो अब रानी गुसाई विट्ठलनाथ की बात हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, जैसे हमने बात करी 1556 में बाज बहादुर ने असफल प्रयास किया रानी पर आक्रमण का। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू होता है रानी दुर्गावती और अकबर की लड़ाई, क्योंकि हमें पता अकबर अपने चरमोत्कर्ष पे था, और कहीं विजय के पटाखा लहरा रहा था, भारत में जीत रहा था, क्षेत्र जीत रहा था। तो इसी क्रम में 1562 में क्या होता है, अकबर के राज्यारोहण के बाद 1564 में आसफ खान को कड़ा का सूबेदार बनाया जाता है। कड़ा जो प्लेस है वो इलाहाबाद में पड़ता है, जिसमें रीवा के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर गढ़ा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तथा 1564 में सर्वप्रथम दमोह पर इन्होंने आक्रमण भी कर दिया। ठीक है, तो मुगलों ने किस प्रकार से बघेलखंड पर आक्रमण किया, और 1564 में इन्होंने क्या करा, दमोह पर आक्रमण कर दिया। और इसमें इसकी जो सहायता है अकबर की सेना की, मुगल सेना की, किसने करी थी, मोहम्मद अली, मोहम्मद मुराद खान, बशीर खान बाबई, और ये है थोड़ा बशीर खान, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, और बाबई काकशाल। ठीक है, यहाँ पर आएगा बाबई काकशाल और मोहम्मद आक मोहम्मद सहित अनेक जो इक्तेदार होते हैं, जो उस समय के जागीरदार थे क्षेत्र के हिसाब से, उन्होंने क्या करा, इनकी मदद करी। अब नरई में जब इन्होंने आक्रमण किया, तो दमोह पर आक्रमण की सूचना रानी को सिंगौरगढ़ के किले में मिली। उस समय रानी कहाँ पर थी, सिंगौरगढ़ के किले में थी, और युद्ध की परिस्थिति, अचानक हमला हुआ था, तो रानी चली आती है नरई, जो कि जबलपुर में पड़ता है। नरई में होने की सूचना पाकर क्या होता है, नासिर मोहम्मद जो है अटैक कर देता है, जिसमें रानी का फौजदार जो होता है अर्जुन दास बेस मारा जाता है। ठीक है, रानी का
जो फौजदार होता है अर्जुन दास बेस, वो युद्ध में मारा जाता है। अब होता है नरई का युद्ध 24 जून 1564 को। हालांकि इसके पहले के भी कहीं युद्ध होते हैं, उसमें युद्ध में रानी का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन हम 24 जून की बात करें, फिर आसफ खान दोबारा हमला करता है। ये आसिफ खान लिखा हुआ, एक्चुअल में ये आसफ खान है। बाद में आसफ खान को भी अकबर मरवा देता है। तो दूसरा आक्रमण आसफ खान ने किया, जिसमें रानी की तोपची जो है शम्स खान, ठीक है, रानी के जो तोपची है शम्स खान मियाना व मुबारक बिलूच, जो मुबारक बिलूच होते हैं वो जो होते हैं मारे जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध में रानी की सहायता कौन करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट दो किरदार है, आपको याद रखना है। आधार सिंह बघेला, ठीक है, आधार सिंह बघेला, और एक हाथी रहता है इनका जिसका नाम होता है सरमन या श्रवण। कहीं पे सरमन लिखा रहता है, कहीं पे श्रवण लिखा रहता है। वो इसमें रानी के जो होता है काफ़ी पॉजिटिव किरदार होते हैं। ठीक है, रानी इनकी सहायता से काफ़ी सफलता अर्जित करती है। अंत में दोनों शहीद हो जाते हैं, और इसी के नाम पे जबलपुर में आधार ताल है जो है बना हुआ है, जो इनके खास विश्वास पात्र थे। चलिए, इसके बाद क्या होता है, इस युद्ध में रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है, और रानी जो होती है अपने हाथी पर रहती है, तो दुश्मनों की नज़र में आ जाती है, बहुत जल्दी मर जाती है। हालांकि आधार सिंह इनको एक ऑफर करता है, बात कहता है कि रानी आप यहाँ से भाग जाइए, मैं युद्ध का संचालन करता हूँ और बाद में आप देख लेना। लेकिन रानी का जवाब होता है, क्योंकि इनका युद्ध में इनके पुत्र भी घायल हो जाते हैं, जो कि छोटे रहते हैं काफ़ी उम्र में, इतने भी छोटे नहीं होते हैं, आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े थे। तो रानी उनसे कहती हैं कि जाके कह देना मेरे पुत्र से कि अब मेरी मुलाकात स्वर्ग में होगी। तो इस जो ओजस्वी बात के कारण जो इतिहास में है, इनको स्वर्ण अक्षरों में हम याद करते हैं। मेरे मतलब हमारे पास भी शब्द ही नहीं है इनकी वीर गाथा को कहने के लिए। तो ये शब्द सुनकर और जोश का संचालन होता है इनकी सेना में। इतिहास के दृष्टिकोण से युद्ध तो हार जाते हैं, लेकिन मारी जाती है रानी दुर्गावती, लेकिन आज हमारे लिए काफ़ी प्रेरणा का स्रोत है। और कुछ समय बाद जो होते हैं वीर नारायण देव, जो उनके पुत्र होते हैं, वो भी भागकर चौरागढ़ चले जाते हैं, लेकिन आसफ खान जो होता है घेरा डाल देता है वहाँ पर, और वीर नारायण जो देव है युद्ध में वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध में प्रधानमंत्री भोज कायस्थ भी वीरगति को प्राप्त हो गए। चौरागढ़ से अपार धन संपत्ति लूट ले जाते हैं मुगल, और गोंड राज्य में सर्वप्रथम जौहर का उल्लेख भी होता है, और रानी की बहन एक होती है कमलावती, उसको बंदी बना लिया जाता है। तो ये नरई का युद्ध हमें याद रखना है। 24 जून हम इनका बलिदान दिवस मनाते हैं। और जहाँ पर इनका जो डेथ होता है, डेथ नहीं कहेंगे, जहाँ पर ये शहीद होती है, वीर गति इनको प्राप्त मिलती है, बरेला में पड़ता है जो कि जबलपुर में। तो यहाँ पर इनकी समाधि भी है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, और कड़ा पर मुगलों का ये शासन हो जाता है। चलिए, तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो रानी दुर्गावती की हम बात करें तो इनकी एक दासी होती है, जिसके नाम पर वहाँ का जो ताल है उसका नाम चेरी ताल है। इनके अपने नाम पर रानी ताल है, और आधार सिंह के नाम पर आधार ताल जो है आपको पर्यटक स्थल मिल जाएंगे। चलिए, अब इनके बाद जो रानी है, हम समझ गए कि भैया मुगलों ने जो है रानी वीरगति को प्राप्त हो गई, तो सिंपल सी बात है, गढ़ा राज्य पर मुगलों का जो है आधिपत्य हो जाता है। आसफ खान को गढ़ा का सूबेदार बना दिया जाता है, और गढ़ा का अधिकांश क्षेत्र जो होता है मालवा के सूबे के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें 57 महाल थे। ठीक है, महाल उस समय की प्रशासनिक इकाई होती है। अधिकांश महाल मालवा में तथा धामोनी और खिलमासा रायसेन सरकार में जोड़े गए। तो ये तो हमने बात करी, लेकिन यहाँ पर जो आसफ खान रहता है वो अकबर से धोखा करता है, और चौरागढ़ से जो धन संपत्ति है वो अकबर को नहीं बताता, जिसके कारण क्या होता है, अकबर अपने कुछ विश्वास पात्रों को गड़ा पटंगा भेजकर आसफ खान को बंदी बना लेता है और मरवा देता है। ठीक है, और इसकी कुछ जो 8 मुखी कुछ चतुर्भुज करके ये इसकी समाधि भी बनाता है बाद में। तो ये अकबर के टाइम पे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो धाई माँ होती है, कुट राजनीतिक महिला महामनगा जो होती है, उनका पुत्र होता है। ये कौन?
आसफ खान, और फिर अष्टकोणीय इनका वो बनाया जाता है मकबरा, ठीक है, क्योंकि अष्टकोणीय वो अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए इसके बारे में हमने बात करी थोड़ी सी। तो कुछ जब ये घटनाक्रम चल रहा होता है तो मनसबदार शाह नारंगी तथा काकर अली खान को गढ़ा की जिम्मेदारी दे दी जाती है। किसके द्वारा? मुगल साम्राज्य के द्वारा। और 1501 में विद्रोही नियामत खान ने गढ़ा पर अटैक करता है, लूट करता है। इसको नियंत्रित करने हेतु इस्माइल कुली खान को भेजा जाता है और 1585 तक गढ़ा का सूबेदार रहता है। इसके बाद मनसबदार बाकिब खान को गढ़ा का सूबेदार बनाया गया। तत्पश्चात खाने आजम अजीज कोका और जलालुद्दीन हुसैन को गवर्नर नियुक्त किया गया। इस प्रकार ये घटनाक्रम चलता होता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अब हम उत्तरकालीन गौड़ शासक क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अब ऐसा रानी तो चली गई, ठीक है, ये क्षेत्र आ गया किसके कब्जे में? मुगलों के कब्जे में आ गया, लेकिन फिर भी इनका साम्राज्य चलता है। ये अपने किसी क्षेत्र पर शासन व्यवस्था चलाते हैं। जिसके बाद के जो प्रमुख उत्तरकालीन गौड़ शासक आते हैं वो आते हैं चंद्रशाह। जो चंद्रशाह होता है दलपति शाह के भाई ही होते हैं और वीर नारायण देव का उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं। आसफ खान की वापसी, हालांकि वीर नारायण शहीद हो जाते हैं तो ये चंद्रशाह आते हैं। आसफ खान की वापसी के बाद चंद्रशाह को राजा मान लिया जाता है, ठीक है। जब ये घटनाक्रम चल रहा होता है, ये आया वो गया, इसने धोखा करा उसने धोखा करा, तो इस बीच जो है चंद्रशाह को जो है उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। हालांकि इसके बदले में मुगल बादशाह को इसे अपने 10 गढ़ देने पड़ते हैं। कौन कौन से? रायसेन, कारूबाग, कुरवाई, मोरासी, भोपाल, गुनीर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकड़ाई जैसे इलाके सौंपने पड़ते हैं और फिर से ये मुगलों के अंडर में जो है अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं। इसके बाद आता है मधुकर शाह। अब वैसे तो सबके बारे में हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो और याद रखना भी इतना सारा ज़रूरी नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो मधुकर शाह थे, इनके दरबार में इनके एक पुरोहित रहते थे जिसका नाम था माधव वाजपेयी। ये हमें याद रखना है, माधव वाजपेयी। इसके बाद जो होते हैं क्रमशः प्रेम शाह आते हैं। अगर हम प्रेम शाह की बात करें तो अमोदा के जो सती लेख है जो कि जबलपुर में है, अमोदा सती लेख में ये पता चलता है कि प्रेम शाह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जो मुगल बादशाह रहता है उस समय जहांगीर, क्योंकि प्रेम शाह का जो शासनकाल है वो 1586 से 1627 तक रहा था, तो जहांगीर जो होता है इससे इसके संबंध मधुर बन जाते हैं, मधुर रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है, तुजू के जहांगीरी में वर्णन मिलता है कि जहांगीर ने प्रेम शाह को 7 नर मादा हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। तो इससे हमको इनके संबंध का पता चलता है। जो प्रेम शाह है इसके दरबार में कुछ विद्वान भी निवास करते थे जिसके नाम हमें याद रखने हैं, विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी इनके दरबार में मुख्य रूप से निवास करते थे। इसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं हृदय शाह, ठीक है। कौन आते हैं? हृदय शाह आते हैं। इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हृदय शाह क्या करते हैं, अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं। कहाँ से? जो रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ में राजधानी बनाई थी, ये अपनी राजधानी को चौरागढ़ से ले जाते हैं रामनगर, जो कि मंडला में पड़ता है। तो ये चौथी बार राजधानी परिवर्तन हो रहा है, मतलब चौथी राजधानी बन रही है, परिवर्तन 3 बार हो रहा है। और रामनगर में ये अपनी राजधानी ले जाते हैं। हृदय शाह जो है अपने कला प्रेमी होते हैं, ये खुद 2 ग्रंथ लिखते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, यह बात हम आपको बता चुके हैं। इस घटना का उल्लेख जो है कि ये राजधानी परिवर्तन वाली घटना का उल्लेख है तो कहाँ पर हमें मिलता है? तो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित का जो है मोक्ष काव्यम, जो इनका ग्रंथ रहता है, इनके द्वारा लिखित क्या है? गजेंद्र मोक्ष काव्यम, सॉरी काव्यम नहीं है, गजेंद्र मोक्ष काव्य और गणेश नप्रवर्णन में हमें ये उल्लेख मिलता है। और गणेश नप्रवर्णन का हम जो इम्पोर्टेंस है आपको हमारे वीडियो 1 में दे चुके हैं। कला संरक्षक होते हैं और ये संगीत के 2 ग्रंथ लिखते हैं। कौन कौन से? हृदय कोटुक और हृदय प्रकाश। अब ये याद रखना आपके लिए आसान होगा, हृदय नाम से हमें आसान रहेगा याद रखना। तो हृदय कोटुक और हृदय प्रकाश 2 ग्रंथ लिखते हैं और इनकी बघेलिन रानी रहती है, बघेलखंड की रहती है, वो रामनगर में बघेलिन महल का निर्माण करवाती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से कि बताइए बघेलिन महल कहाँ स्थित है, तो ये मंडला में स्थित है, ठीक है।
चलिए, तो ये हृदय शाह के बारे में बात थी। इसके बाद आते हैं छत्र शाह। बहुत सारे राजा आते हैं, बट हम इम्पोर्टेंट चीज़ छत्र शाह के मामले में हमें यह याद रखनी है कि इनके समय में प्रणामी समुदाय के प्रसिद्ध गुरु जो होते हैं महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन होता है। इसके बाद केसरी शाह, हरि सिंह, नरेंद्र शाह, निज़ाम शाह आते हैं। नरेंद्र शाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक प्रकार की, हम नरेंद्र शाह का इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं कि ये एक मुद्रा जो है महाकाली नाम से जारी करते हैं, इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए। महाकाली नाम से मुद्रा जारी करते हैं कौन? नरेंद्र शाह। मतलब औरंगजेब की मृत्यु इनके समय पर ही होती है और सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम अंकित होता है। ठीक है, जय महाकाली, नरेंद्र शाह के द्वारा। अब इसके बाद क्रमशः महाराज शाह आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर उसका विवरण नहीं लिखा है। तो इसके बाद एक और शासक आते हैं महाराज शाह, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो महाराज शाह ने अग्नि समाधि लेके रखते हैं ये, इन्होंने अपने जीवन में अग्नि समाधि ली थी। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं दुर्जन शाह आता है, उसके बाद आता है निज़ाम शाह। अब निज़ाम शाह के बारे में हमें यही इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इनकी एक पत्नी थी रानी कमलापति। कई पत्नियां थी इनकी। तो जो कमलापति है ये भोपाल की शासिका थी, और फिर बाद में जो इनका साम्राज्य होता है वो दोस्त मोहम्मद खान के पास चले जाता है। ठीक है, ये इसकी अलग स्टोरी भोपाल रियासत में देखेंगे, इसलिए निज़ाम शाह का नाम याद रखना। इसके बाद आती है अवंती बाई। अवंती बाई भी अब जो है काफ़ी अपने जो पूर्वज होते हैं इनका इतिहास में गौरव जो इनका रहा है, इनके समान 1857 में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। अवंती बाई के बारे में हम जानेंगे। और हमें शंकर शाह, इन्हीं के वंश में एक और जो है व्यक्तित्व आते हैं, शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह। इन दोनों का जो है 1857 की क्रांति में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो हम सोच रहे हैं वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको हमारा ये वीडियो की जो सीरीज़ है गोंडवाना रियासत की समझ में आए, आप यहाँ से कुछ सीख कर जाए और एग्ज़ाम में आपके लिए ये जो नॉलेज है हेल्पफुल साबित हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।